Okay, good afternoon, students. Let's continue. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon. Okay, let's continue. हमारा कहाँ तक हो गया था? Fiber crops we have completed. Okay. So now the last part of the crops is other crops. Now we will talk about other crops. अदर क्रॉप्स में क्या क्या आता है? आपका शुगर कैन आता है, प्लांटेशंस वाले जितने भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, टी आ गया, आपका कॉफी आ गया, और अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. अब इसके अंदर देख लेते हैं शुगर कैन. शुगर कैन इज ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज. कहाँ ग्रो होती है ये? ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ग्रो होती है. ओके, अंडर रेन फेड कंडीशंस. ओके, यहाँ पर जो एरियाज जहां पर बारिश से ही कल्टीवेशन की जाती है वहां पर इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स. ओके, जहां पर सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है वहां पर ये ज्यादा ग्रो होते हैं. बट इट इज लार्जली एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया. ओके, या लेकिन इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इरिगेशन इसका होता है इन इंडोजेनेटिक प्लेन्स. कहां पर होता है? इंडोजेनेटिक प्लेन्स. यहाँ वर्ड से समझ में आ गया होगा कहाँ की बात कर रही हूं मैं. आपका नॉर्थ जो पार्ट है आपका इंडोजेनेटिक प्लेन्स वाला. इट्स कल्टिवेशन इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश. कहाँ आ रहा है? इंडोजेनेटिक प्लेन्स वाला एरिया कौन सा आता है? आपका यूपी वाला एरिया आता है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहीं से हो रहा है. शुगर कैन ग्रोइंग एरिया इन वेस्टर्न इंडिया इज स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात. अब जो एरिया शुगर कैन जो होता था हमारा वेस्टर्न इंडिया का, वो स्प्रेड होता जा रहा है. कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर भी स्प्रेड हो रहा है, गुजरात में भी स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, इसका प्रोडक्शन पहले इतना नहीं हो रहा था यहाँ पर, लेकिन अब जो है इसका प्रोडक्शन वहां पर भी कोस्टल रीजन्स में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है. देख लीजिए शुगर कैन कहाँ पर है आपका मैप में. अगर आप जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, अब क्वेश्चंस आता है तो डेटाज तो मेंशन करने ही करने हैं आपको. अगर पॉसिबल हो तो मैप भी जरूर बनाइएगा. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये नॉर्थ इंडोजेनेटिक प्लेन वाला जो एरिया है ये आपका पूरा आता है. महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, आंध्रा का भी कुछ पार्ट्स है. ये ह्यूमिड रीजन्स है जहां पर शुगर कैन ग्रो होता है. अब देखिए स्टेट्स की अगर हम बात करें, इन साउथर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो पहले नॉर्थर्न स्टेट के अंदर शुगर कैन ग्रो होता था, लेकिन अब इसका जो प्रोडक्शन है वो कोस्टल रीजन में, वहां की जो सॉइल है उसके लिए सुटेबल नहीं है. एक्चुअली साउथर्न जो पार्ट है ना वहां पर सुटेबल नहीं होता, लेकिन वहां पर मॉइस्चर होने की वजह से, एयर में मॉइस्चर की वजह से अब प्रोडक्शन वहां पर इरिगेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है शुगर केन का. क्योंकि नॉर्थर्न साइड के अंदर क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहता है, उसका जो ग्लूकोज होता है वो इवोपरेट हो जाता है, स्वीटनेस उसकी कम हो जाती है, और साउथ में ऐसा नहीं होता क्योंकि मॉइस्चर होता है एयर में. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इरिगेट ट्रैक्स जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है. साउथ के अंदर कर्नाटका आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, आंध्र प्रदेश वगैरह आ रहा है. ठीक है, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा. इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन आफ्टर ब्राजील. नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील इन 2017. ओके, इट अकाउंट्स, यहाँ पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसका पूछा जा सकता है. इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 19% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन of sugarcane, but it occupies only 2.4% of the total cropped area in the country. ठीक है, कितना हो रहा है आपका क्रॉप्ड एरिया, कितना कवर कर रहा है आपका? 2.4%. और प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 19%. ठीक है, पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का. ओके, यूपी प्रोड्यूस अबाउट 2/5 ऑफ शुगर कैन ऑफ द कंट्री. यूपी कितना करता है? अकेला 2/5 पार्ट जो है पूरा प्रोडक्शन करता है. इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप वेयर yield लेवल ऑफ शुगर कैन इज हाई. इट्स yield इज लो इन नॉर्थर्न इंडिया. अब अगर बात करें, जैसे मैंने आपको रीजन बताया कि साउथ में प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है, अब जो नॉर्थर्न पार्ट के अंदर है इंडिया के, वहां पर इसका प्रोडक्शन अब कम हो रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी अदर क्रॉप्स के अंदर, दैट इज टी.
Tea is plantation crop used as beverage. Black tea leaves are fermented, whereas green tea leaves are unfermented. Tea's leaves have rich content of caffeine and tannin. अब देखिए, आप लोग देखते हैं ना कि चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है इसमें? दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होता है? देखिए, कैफीन होता है इसके अंदर और टैनिन होता है, ठीक है, जिससे कि आपको जो नींद उड़ जाती है कहते हैं ना, वो सारी जो चीजें जिस तरीके की फीलिंग्स आती है वो इन्हीं कंपोनेंट्स के कारण आती है। इट इज एन इंडिजीनियस क्रॉप ऑफ हील्स इन नॉर्थन चाइना। इंडिजीनियस क्रॉप्स का क्या मतलब हो गया आपका कि जो ओरिजिनेट हुई है वो कहाँ हुई है? ये ओरिजिनेट हुई है आपकी नॉर्थन चाइना के हिली एरियाज के अंदर, ठीक है। इट इज ग्रोन ओवर undulating topography of hilly areas and well drained soil in humid and subhumid tropics. हिली एरियाज के अंदर इसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। हिली एरियाज एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल्स इन humid and subhumid tropics and subtropics. In India, tea plantation started in 1840s. इंडिया के अंदर टी प्लांटेशन का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1840s के अंदर। क्लास में टाइम से ज्वाइन किया करें आप लोग, ठीक है। आपको टाइम मालूम है ना सबको? तो इंडिया के अंदर टी प्लांटेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1840s में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। कहाँ हुआ था ये? ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में, विच स्टिल इज ए मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री, ओके, जहां से अभी भी काफी ज्यादा टी प्लांटेशंस होते हैं हिली एरियाज से। लेटर ऑन इट्स प्लांटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब हिमालय रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेनली इन दार्जिलिंग, ठीक है, और जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग वाले जो एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं टी प्लांटेशन की, तो वो कहाँ हुआ था? आपका असम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में भी, जलपाईगुड़ी एंड कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इसको स्टार्ट किया गया। टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी एंड नीलगिरी हिल्स, आपको पता है साउथ के अंदर आता है, ठीक है, वहां पर भी इसको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। कार्डमम हिल्स इन वेस्टर्न घाट में कार्डमम हिल्स के अंदर भी इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 21.7% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं तो ये कितना है आपका? 21.7% टोटल प्रोडक्शन आता है इंडिया से। लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। India's share in the international market of tea has declined substantially. It ranks second among tea exporting countries in the. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो टी है यहाँ से क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे सबसे पहले आता है आपका चाइना। Assam accounts for about 53.2% of the total cropped area and contribute more than half of the total production of tea in the country. सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो कहाँ से हो रहा है? आपका असम से हो रहा है। लीडिंग स्टेट जो है हमारा इंडिया का वो कौन है? असम है, जहां से प्रोडक्शन कितना आता है? 53.2%। कितना आ रहा है? 53.2% अकेला असम से आता है प्रोडक्शन इसका। ध्यान रखना, ये स्टेट्स ध्यान रखने की बात है। टी इन द कंट्री, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर द अदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। इसके अलावा भी कौन कौन से है? वेस्ट बंगाल भी है, तमिलनाडु है, ठीक है। ये अदर लीडिंग प्रोड्यूसर है, स्टेट्स हैं आपके इंडिया के जहां से टी प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी इज ए ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। इट्स सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेज। ड्रिंक वगैरह जो बनाई जाती है वही सेम बेवरेज के अंदर टी भी आता है, कॉफी भी आता है आपका। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कॉफी। ये याद रखने वाली बात है कि इसकी 3 वेराइटीज है। कौन कौन सी है ना? अराबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। ये 3 वेराइटीज होती हैं कॉफी की, जिसमें इंडिया मोस्टली ग्रोज सुपीरियर क्वालिटी कॉफी, ठीक है। इंडिया में यहाँ पर सबसे सुपीरियर क्वालिटी की जो कॉफी होती है वो यहाँ ग्रो की जाती है। कौन सी है? अरेबिका, ठीक है, विच इज इन ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, जिसका कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी डिमांड है, ओके, जहां से एक्सपोर्ट होती है। बट इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली अबाउट 3.4% कॉफी। लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा
अमाउंट में कॉफी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कितनी करते हैं? ओनली एंड ओनली 3.4%, ओके, ऑफ द वर्ल्ड, एंड रैंक्स 8th आफ्टर ब्राजील। वियतनाम हमारा नंबर कहां पे आता है? 8th पे आता है, 8th नंबर पे आता है इंडिया में, ठीक है। ब्राजील है, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, हॉन्डुरस, इथोपिया एंड पेरू इन 2017, ये हमसे आगे हैं, ठीक है। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। ऑब्वियसली इनको किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए? थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हिली एरियाज के अंदर ग्रो होती है, तो ये होती है हमारी वेस्टर्न घाट के अंदर ग्रो होती है, जहां कर्नाटका का कुछ पार्ट आ गया, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, ठीक है। कर्नाटका अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन द कंट्री। हमारे सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कॉफी की, तो कर्नाटका से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है। अकेले कर्नाटका से कितना प्रोडक्शन निकल रहा है? 2/3 पार्ट, ठीक है, प्रोडक्शन होता है कॉफी का। कहां से? कर्नाटका से। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? सारी क्रॉप्स यहाँ पे खत्म हो गई, कोई डाउट किसी भी तरीके का? ओके, अब देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, ये तो हमने सारी पढ़ ली हमारी क्रॉप्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ वो किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या चेंजेस आए इंडिया के अंदर। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज लार्जली सबसिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। इट हैज dismal performance in the first half of 20th century। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो लैंड है वहां पर काफी बर्डन था, मोस्टली जो एग्रीकल्चर लैंड पे ही लोग जो है वो डिपेंडेंट थे, ठीक है। उसके बाद में 20th सेंचुरी तक उस फर्स्ट हाफ में काफी चेंजेस देखने को मिले। दिस पीरियड विटनेस सेवरल ड्राउट्स एंड फेमाइन्स, यहाँ पर काफी सारे ड्राउट्स हुए, फेमाइन्स आए। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड इज अनडिवाइडेड। अब देखिए जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, बांग्लादेश पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का हुआ, तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हमारी जो 1/3 पार्ट इरिगेटेड पार्ट जो था वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इरिगेटेड लैंड क्या हो गई? कम हो गई। पहले क्या था? ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी हम पे क्या करा? कैश क्रॉप्स ग्रो करने का प्रेशर डाला था, तो उससे भी हमारा काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, फूड ग्रेन वगैरह ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चला रहे थे। तो लैंड इन अनडिवाइडेड एरिया, इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब क्या हो गया? हमारा काफी सारा इरिगेटेड एरिया जो है 1/3 यहाँ पर चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो हमारा जो इरिगेशन प्रोपोर्शन था वो कम हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ, द इमीडिएट गोल ऑफ गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। अब क्या हुआ? जब सब कुछ पार्टीशन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब बहुत ज्यादा वहां पर गरीबी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। तो उस समय सबसे पहला जो गवर्नमेंट का जो गोल था, ठीक है, वो क्या रखा गया? फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। इसके लिए उन्होंने कुछ काम किए। क्या काम किए? स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। जो कैश क्रॉप्स ग्रो हो रही थी जिस लैंड पे, उसे स्विच ऑफ करके क्या करा गया? वहां पर फूड क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया गया। ये पहला स्टेप किया गया, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड। जो लैंड थी, कल्टिवेटेड लैंड है, वहां पर इंटेंसिफिकेशन हुआ, यानी कि वहां से प्रोडक्शन ज्यादा निकालने के तरीके अपनाए गए, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लाउ। अब देखिए जो फैलो लैंड पड़ी थी, वेस्ट लैंड पड़ी थी, ठीक है, जो 2-4 साल के लिए, 5 साल के जो खाली लैंड पड़ी थी, उसको इंक्लूड किया गया कल्टीवेशन लैंड के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नहीं होगा? लैंड अगर एक्स्ट्रा होगी तो, ठीक है। ये सारे स्टेप्स उठाए गए एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। इनिशियली दिस स्ट्रैटेजी हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। इन स्टेप से क्या हुआ? हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट अभी भी उतना नहीं हुआ, ओके। हमने ट्राई किया लेकिन अभी भी हमें सक्सेस इतनी नहीं मिली। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेट ड्यूरिंग लेट 1950s। अब लेट 1950s में क्या होता है? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये इंडिया में गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम डाले थे, ठीक है, एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP, ये 2 प्रोग्राम लेके आई।
अभी भी हमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली पर लॉन्च, बट टू consecutive droughts during mid 1916 resulted in food crisis। लेकिन क्या हुआ 1960s के अंदर ड्राउट्स आ गए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फूड क्राइसिस हो गया। फूड क्राइसिस, लोगों के पास खाना ही नहीं बचा। फिर क्या होता है, consequently food grains were imported from other countries। इस वजह से हमें दूसरी कंट्रीज से क्या करना पड़ा, फूड ग्रेन्स मंगवाने पड़े, ठीक है। तो ये क्या था, ये मेजर प्रॉब्लम थी नहीं थी, बोल तो दिया करो, जवाब तो दे दिया करो। हाँ बेटा, हाँ। अब क्या किया गया, अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए न्यू सीड्स वेराइटीज लाई गई ऑफ व्हीट, ठीक है, न्यू सीड वेराइटीज लाई गई व्हीट की, जो कि कहां से लाई गई थी, मैक्सिको से लेके आई गई थी। एंड राइस के सीड्स लाए गए जो कि फिलीपींस से लेके आए थे, नोन एज हाई यील्डिंग वेराइटीज, जिसे क्या बोला जाता है, HYVS, है ना, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स बोले गए थे। व्हीट की कहां से आई, मैक्सिको से। राइस की कहां से आई, फिलीपींस से आई, ठीक है। वो आर अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बाय मिड 1960s। अब आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना है, ठीक है, तो ये वही चीज है। तो 1960s के अंदर यहां से स्टार्ट होता है। इंडिया टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस एंड इंट्रोड्यूस पैकेज टेक्नोलॉजी कंपेरिजिंग HYVS along with chemical fertilizers in irrigated area of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। अब क्या हुआ कि यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज होने लगा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब कहाँ हुआ, ये एरिया हुआ कि उस समय जो रिच स्टेट्स है, जिनके पास में पैसा था इन जो ये जो वीट्स के, जो राइस के जो सीड्स को खरीदने के लिए, ठीक है, उस फर्टिलाइजर्स को खरीदने का जिनके पास पैसा था, तो ये वो स्टेट्स थे जो कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर इससे प्रोडक्शन किया। एश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू इरिगेशन वाज ए बेसिक प्री रिक्वेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर क्या था कि इस टेक्नोलॉजी के साथ में एक ये बात होनी चाहिए थी कि मॉइस्चर होना बहुत जरूरी था, सॉइल के अंदर मॉइस्चर, तो उन एरियाज के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया गया। दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, किसको करने, क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, पेड डिविडेंड्स इंस्टेंटली एंड इंक्रीज द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट। इस टेक्नोलॉजी ने क्या करा, जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो काफी स्पीड से बढ़ा दिया इंडिया के अंदर। दिस स्पर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ केम टू बी नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसे क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर आपको कब स्टार्ट हुआ, Yes, ma'am. सारी चीजें। This also give fillip to the development of a large number of agro inputs, agro processing industries and small scale industries। अब देखिए सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, इसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी साइड में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वाले जो इंडस्ट्रीज थी या अदर इंडस्ट्रीज जितने भी थे, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज वगैरह की वजह से जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे थे, उनको बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो भी इंक्रीज हो गई। ओके, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, अब हम सेल्फ रिलायंट बन चुके थे, हम हमारा जो कंजप्शन है वो हम हमारे ही कंट्री से निकाल रहे थे, ठीक है। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनिशियली confined to irrigated area only. This lead to regional disparities in agriculture development in the country till 1970s, after which the technology spread of the eastern and central part of the country। अब क्या हुआ कि रीजनल, ये सिर्फ नॉर्थ के अंदर हुआ, अब रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई कि कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में 1970s के अंदर क्या किया, इस टेक्नोलॉजी को स्प्रेड किया गया ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स के अंदर भी कंट्री के, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ स्टेट्स बहुत अच्छे प्रोडक्शन हो रहे हो और वहां पर वो डेवलप कर रहे हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं वो नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स के अंदर भी ले जाया गया। फिर आता है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसको नीति आयोग नाम दे दिया गया है 2015 से, ये ध्यान रख लीजिएगा, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया गया है।
of India focused its attention on the problem of agriculture in rain-fed areas in 1980s. अब क्या होता है, इसका डेवलपमेंट 1980s के अंदर जो प्लानिंग कमीशन था या नीति आयोग कह सकते हैं, इन्होंने फोकस किया उन एरियाज पे जो रेनफेड एरिया थे, जो टोटली डिपेंडेंट थे रेन पे, ठीक है। It initiated agroclimatic planning in 1988 to introduce regionally balanced agriculture development in the country. इनका मानना ये था कि जो पूरी कंट्री है वहां पर एक तरह से पूरा बैलेंस होना चाहिए एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट पीछे रह जाए, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो ही ना। It also emphasized on the need of diversification of agriculture and harnessing of resources for the development of dairy farming, poultry, horticulture, livestock rearing and एक्वाकल्चर। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि आप जिन एरियाज में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर बैलेंस लाने के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ में दूसरे काम भी करने चाहिए, जैसे कि डेयरी फार्मिंग को बढ़ाया गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स को बढ़ाया गया, लाइफ स्टॉक रेयरिंग को ज्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका अगर जितना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो उसमें बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद initiation of the policy of liberalization and free market economy in 1990s influenced the course of development of Indian agriculture. अब यहां पर देखिए, growth of agriculture, output and technology, क्या क्या जो एग्रीकल्चर के जो टेक्नोलॉजी के क्या आउटपुट निकलता है। There has been a significant increase in agriculture output and improvement in technology during the last 50 years. अगर हम बात करते हैं लास्ट 50 इयर्स की तो हमें काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर हमने देखा है कि काफी इंक्रीज हुआ है, इरिगेशन के अंदर काफी इंक्रीज हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इंक्रीज हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट हैज इंक्रीज, ठीक है, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है एट एन इम्प्रेसिव रेट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा बहुत है ना, काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। Among the other crop, the production of sugar cane, oil seeds and cotton has also increased appreciably. यानी कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स की नहीं, हमारा जो शुगर कैन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन भी काफी इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज प्लेड ए crucial role in enhancing agriculture output in the country. It provided basics for introduction of modern agriculture technology such as high yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides and farm machinery. Then अब देखो इसमें क्या हुआ, इरिगेशन जो है, इरिगेशन जो है वो हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इरिगेशन एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बढ़ी है, हाई यील्डिंग सीड्स जो है उनकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, वेराइटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। पेस्टिसाइड्स, पहले क्या होता था, पूरी की पूरी जो फसल होती थी उसमें कीड़े लग जाते थे, खराब हो जाती थी, अब हमने पेस्टिसाइड्स का यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो अब देखिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैज डिफ्यूज वेरी फास्ट in various area of country. Consumption of chemical fertilizer has increased by 15 times. हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कितना दिन गुना बढ़ गया है, 15 टाइम, ठीक है, 15 टाइम्स हमने बढ़ा लिया है मिड 60s से। सिंस द हाई यील्डिंग वेराइटी आर हाईली सस्टेनेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस, हमने बचा लिए हैं, पहले फसलें खराब हो जाती थी। द यूज ऑफ pesticides has increased significantly since 1960s. ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में हमने ये सारी चीजें क्या करी हैं, बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो काफी बढ़ा है, हमारा लैंड नहीं, हमारा प्रोडक्शन जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो कितना, देखिए पहले जो पेस्टिसाइड जो है वो हम लोग यूज करते थे पर हेक्टर पर 91 kg अप्रॉक्स, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हेक्टर पे 300 kg टू 400 kg पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसकी वजह से ये है कि जो पूरी वहां की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अगर हम वहां पर फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तो वहां पर क्रॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स हमने प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर लिया, सब कुछ कर लिया,
हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोगों ने बहुत सारा प्रोटेक्शन जो था, हमारे पास जो कमी थी उसको सबको पूरा कर लिया, लेकिन इनके बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स आई वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चीजों के पीछे नेगेटिव चीजें भी बहुत होती हैं। ठीक है, वो कितनी नेगेटिव चीजें हैं, क्या क्या इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारे डिस्कस हम कल करेंगे। अभी जो मैंने पढ़ाया वहां से कोई क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आया आपको टॉपिक? यस मैम। सबको आया? यस मैम। चलिए ठीक है।